हमारी आज की वार्ता हमारे देश के भारत के किसानों पर होने वाली है। अपने देश में लगभग 65% आबादी गाँव में रहती है और उसमें से अधिकांश लोग किसानी खेती से जुड़े हुए लोग हैं और 85% लोग ऐसे किसान हैं जो कि सीमांत किसान हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। हमारी अक्सर उम्मीद रहती है, हम बात करते हैं तो किसानों से कहते हैं कि आप मिलेट्स उगाइए, किसानों से कहते हैं आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। तो हमारी उम्मीद रहती है किसानों से, हम चाहते हैं कि किसान जिसकी कमाई भी नहीं हो रही है वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़े, वो पर्यावरण को बचाए, वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, इसके पीछे क्लाइमेट चेंज हमारे दिमाग में चलता रहता है कि जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वातावरण में बदलाव आ रहा है, ये अच्छा नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज को बचाना है तो रासायनिक खादों का प्रयोग ना किया जाए। तो हमारी उम्मीद रहती है किसानों से कि आप पर्यावरण को बचाएं। लेकिन जो इंडस्ट्री है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनसे हम एक बार भी सवाल नहीं करते हैं कि आखिरकार आप अपनी थोड़ी सी आमदनी को कम भले कीजिए, लेकिन आप ऐसी चीज़ों में ऐसी पन्नी बनाइए जिसमें जो है जो विघटित हो जाए ज़मीन में जाके, है ना। हम उनसे ये नहीं कहते हैं कि आप इस प्लास्टिक का प्रयोग ना कीजिए, जबकि पर्यावरण को वो ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, पर्यावरण का वो ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं। लेकिन किसानी को हम एक व्यवसाय के रूप में देखते ही नहीं हैं। तो किसानों की जो मूलभूत समस्या है वो क्या है, इस पर ही हम वार्ता करेंगे। तो जब मैंने बताया कि 85% सीमांत किसान हैं इस देश के अंदर। सीमांत किसान मतलब वह किसान जिसकी ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम है और कई जोतों में बटी हुई है, छोटे जोत के किसान होते हैं। अब ये किसान अमूमन, इनके बच्चे खुद खेती नहीं करना चाहते। वो अगर खेती में वो नहीं कर पाते तो बाहर मजदूरी करते हैं, लेकिन खेती अगर वो करेंगे तो हो सकता है उनको खुद, ये एक विडंबना की बात है कि अपने देश में खेती करने वाले किसानों को सरकार के द्वारा मिल रहे 5 किलो राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ये हमारे किसानों की सच्चाई है। लेकिन अगर इन्हीं किसानों को बाजार से जोड़ा जाए, सहकारी समितियों से जोड़ा जाए, उद्योगीकरण इनका किया जाए, किसानों को किसानी एक उद्यम के रूप में इनको दी जाए, और जिस प्रकार से बाकी देशों में सब्सिडाइज़ किया जाता है कृषि को, जिस प्रकार से किसान केवल, यूरोपीय देशों में बात करी जाए तो केवल अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी है। जैसा नितिन गडकरी अक्सर कहते रहते हैं कि अब किसान एथेनॉल बनाएगा, वो बनेगा उसकी पराली से बनेगा, वो जो है राइस ब्रान से बनेगा, वो बनेगा बम्बू से। लेकिन एथेनॉल की बात होती है, लेकिन एथेनॉल के प्लांट कितने हैं, किसान कितने उनके साथ जुड़े हैं, किसानों को कितने व्यवसाय के अवसर मिले, किसानों को कितने तरह से मंडियों से जोड़ा गया, कि जो रेट यहाँ पर होता है दिल्ली के अंदर या फिर बाकी शहरों में या बाकी रीसेल की जगहों पर जो सब्जियों का रेट होता है, जो उत्पादों का रेट होता है, जो ग्रोसरी आइटम्स का रेट होता है, और किसानों को जो रेट मिलता है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। और एग्रीकल्चर जिसमें टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री व्यवसाय है, तो जो लोग पूंजीपति हैं वो उल्टा कृषि में आ रहे हैं और किसानों की जगह ले रहे हैं। वो मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट तैयार करते हैं और उसके बाद में जो है वो फार्मिंग करते हैं, अपने आप टेम्परेचर को सफल करते हैं, चेंज करते हैं, और गर्मियों की सब्जियां जाड़े में उगा देते हैं, जाड़ों की जो फसलें हैं उनको गर्मियों में उगा देते हैं और मोटा मोटा पैसे छापते हैं। लेकिन जो किसान है, जो सीमांत किसान है, उसको वो चीज़ नहीं मिल पा रही। लेकिन इन चीज़ों को कुछ नीतिगत परिवर्तन से और कुछ शैक्षणिक प्रयासों के साथ ही इन चीज़ों को सुधारा जा सकता है। ज़्यादा लागत में यहाँ पर किसी एमएसपी की बात नहीं करने वाला हूँ। हालांकि अगर हम एमएसपी किसानों को देते हैं तो किसान आसानी के साथ मुड़ेंगे दूसरी फसलों की तरफ। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम रिटेल प्राइस, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी का मतलब ये है किसान को एक स्वतंत्रता दी जाती है कि आप ये चीज़ उगाएं। आप अगर ये चीज़ उगाएंगे तो इस प्राइस पे, कम से कम इस प्राइस पे, जो कि आपकी लागत का 1.5 गुना है, उस प्राइस पे ये फसल आपसे खरीदी जाएगी। तो एमएसपी की बात नहीं करूँगा मैं, कुछ एग्री एजुकेशन एक्सटेंशन की बात करने वाला हूँ। जिस प्रकार से कृषि शिक्षा विस्तार की बात होती है कि उसमें भी हम लोग अभी पीछे हैं, कि किसानों को जिस प्रकार से शिक्षा से जोड़ना चाहिए था, जिस प्रकार से यहाँ पर ICAR में नए नए तकनीकें उपज जाती हैं, देश के चुनिंदा 100 किसानों को मिला के यहाँ पर मीटिंग भी हो जाती है, लेकिन जो देश के वास्तविक किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उन तक वो ना टेक्नोलॉजी पहुँचती है, ना वो शिक्षा पहुँचती। तो सबसे पहली बात ये है कि एकीकृत खेती,
एकीकृत खेती के लिए खासकर दक्षिण भारत के कुछ राज्य इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, कुछ सरकारें इसको प्रमोट भी कर रही हैं। एकीकृत खेती का मतलब होता है किसान को केवल और केवल जो है कल्टीवेटिव फार्मिंग से उसको बांधे ना रखा जाए, बल्कि उसको पशुपालन या इससे जुड़ी हुई, जैसे वो बायोगैस का उत्पादन कर सकता है, वो सोलर एनर्जी को और ज़्यादा प्रोड्यूस करके उसको बेच सकता है ना। तो एकीकृत खेती मतलब होता है कि एक साथ कई चीज़ें, कोई मत्स्य पालन करता है, कोई कुक्कुट पालन करता है, कोई पशुपालन करता है, और उसके द्वारा जो उनकी जो खाद तैयार होती है उससे जो है किसान जो है मीथेन बनाता है, उससे गैस बनाता है, उसको बेचता है, और उसके साथ में जो उसका जो बचा हुआ जो होता है ना पार्ट, वो खाद बन के चला जाता है ना। तो एकीकृत फार्मिंग से अगर किसानों को जोड़ा जाएगा तो एक बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। दूसरी बात होती है कि मल्टी लेयर खेती की जब बात करते हैं, कि मल्टी लेयर या मल्टी क्रॉपिंग की, हम लोग मोनोक्रॉपिंग करते हैं, हमारे ज़्यादातर किसान मोनोक्रॉपिंग करते हैं। मोनोक्रॉपिंग कल्चर जो है ये ना बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा है और ना किसानों की आर्थिक सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि जब हम लोग मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं तो नीचे अदरक हो जाती है और उसके ऊपर कोई दूसरी फसल हो जाती है, उसके ऊपर मक्का भी हो जाता है, उसके ऊपर ऐसे करके, और उसके ऊपर एक जिसको कहते हैं ट्रैक्टर होता है, जो लकड़ी का ढांचा होता है, और उसके ऊपर कोई तीसरी फसल सब्जी भी बो दी जाती है। तो ऐसी मल्टी लेयर फार्मिंग या मल्टी क्रॉपिंग अगर किसान करेगा तो उसको फ़ायदा होगा, लेकिन इसके लिए जागरूकता और शिक्षा की जरूरत जो किसान को, ये संस्थानों को करनी चाहिए, और सरकार को इस पर कम से कम ध्यान देना चाहिए कि किसानों को कम से कम शिक्षा से, नई तकनीकों से लैस किया जाए, जो कि जिसमें सरकार का कोई बड़ा आर्थिक व्यय नहीं होगा। एक बात तो ये है। फिर बात जो होती है जिसको कहते हैं एग्रीवेटिक्स। तो जब हम एग्रीवेटिक्स की बात करते हैं, या एग्रीवेटिक्स मतलब क्या है? एग्रीवेटिक्स मतलब जो पॉली हाउस होते हैं, ऐसे पॉली हाउस जिसमें पट्टियाँ होती हैं, जो कांच के पॉली हाउस आपने देखे होंगे, जिसके अंदर एक दूसरे सीजन को अंदर क्रिएट किया जाता है आर्टिफिशियली, और वहाँ पर फसल उगाई जाती है। वहाँ पर कम खर्चा होता है खाद का भी, वहाँ पर कम खर्चा होता है पानी का भी। लेकिन एग्रीवेटिक्स होता है कि सौर ऊर्जा प्लेट होती हैं, सौर ऊर्जा पैनल्स होती हैं, ऐसी सौर ऊर्जा पैनल्स जिसमें बीच में कांच होता है, बीच में खाली कांच होता है, जो कि आधा हिस्से में होती है सौर ऊर्जा पैनल और आधे हिस्से में पारदर्शी कांच लगा होता है, जिससे नीचे सौर ऊर्जा चली जाती है, नीचे चली जाती है सूरज की किरणें, और नीचे खेती होती रहती है, ऊपर एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। तो इसको एग्रीवेटिक्स कहते हैं। अगर किसानों को इस प्रकार से एग्रीकल्चर में, मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि सरकारें सौर ऊर्जा पैनल्स को जिस प्रकार से सब्सिडाइज कर रही हैं, वो बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। लेकिन किसानों को एग्रीवेटिक्स से जोड़ा जाए, किसानों को पॉली हाउस, ऐसे पॉली हाउस जो बने हैं सौर ऊर्जा पैनल से, जिसमें बीच में खाली स्थान है, और ऐसे पॉली हाउस से जोड़ा जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। खेती को उद्यम में तब्दील करने की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ तक जब मैं बात करता हूँ कि किसानों की हालत कैसे सुधरेगी, किसानों की हालत तब सुधरेगी जब नंबर 1 पर किसानों को सहकारी समितियों से जोड़ा जाए। किसान मंडी तक नहीं पहुँच पाता है, बिचौलिए अरबपति बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, किसान फटा हाल रहता है, क्योंकि किसान अलग अलग बटे हुए हैं, किसान मंडी से जुड़े हुए नहीं हैं। अगर किसानों को सहकारी समितियों से जोड़ा जाएगा तो किसान एक साथ आएंगे, अपनी फसलों को प्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद में वो जाकर एक साथ जाकर उसको सीधे तौर पे भी मंडी में बेच सकते हैं, एमएसपी की लागत के साथ बेच सकते हैं। और दूसरी बात ये है, उनको अगला स्टेप होता है जो सहकारिता मंत्रालय अमित शाह जी के पास है, उसके बाद में दूसरा काम होता है जो मंत्रालय है, क्या कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग का, जो कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के पास है। फूड प्रोसेसिंग से अगर किसान जुड़ेंगे, अपने प्राइमरी जो उनका उत्पादन है उससे अगर सेकेंडरी, अगर उनको प्रोसेसिंग करके अलग अलग, अगर उसको थैली में पैक करके और उनको जो है क्या फिर प्रोसेसिंग करके या केचप बना के या फिर जैम्स बना के या अलग अलग तरीके से बना के, अगर किसानों के रिटेल हाउस से सीधे संपर्क होंगे, किसान सीधे तौर पे कुछ चीज़ का उत्पादन करेंगे, यहाँ पर दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में सीधे तौर पे अगर भेज पाएंगे, तो ये एक और प्रोसेस, एक और आगे पड़ाव हो गया कि किसानों को यूनियन से, किसानों को सहकारी समितियों से जोड़ना, और उसके बाद में उनको अगले स्टेप पर आता है कि उनको जो है फूड प्रोसेसिंग से जोड़ना। अगर किसान, देखो किसान फूड वो टमाटर पैदा करता है, उसको घाटा हो जाता है। जो लोग
अपने यहाँ उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल के सेव कर लेते हैं, उसके बाद बेचते हैं, उनको बहुत फ़ायदा हो जाता है। और जो लोग सस्ते दाम पे किसानों से 2 रुपये किलो टमाटर खरीद के जो है किसान जैम बना देते हैं, वो लोग करोड़पति अरबपति हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो बाकी इंडस्ट्री में हमें देखने मिलता है कि जो उस चीज़ को प्रोडक्शन करता है, जिस उत्पाद को बनाता है, वो सबसे अमीर होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि जो उत्पाद को बनाता है वो सबसे ज़्यादा फटेहाल है, और उसकी जो कमीशन लेते हुए जो आगे उसकी मूल्य वृद्धि करते हुए चले जाते हैं, वो सबके सब अमीर होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि किसानों को ना केवल यूनियन से, ना केवल सहकारी समितियों से जोड़ना, उसके बाद उन्हें फूड प्रोसेसिंग से जोड़ना, उसके बाद में किसानों को एक उद्योग का दर्जा देना। कृषि एक ऐसा उद्योग है जिसमें ना कि केवल मूल्य का, ना कि केवल पूंजी का रिस्क है, दूसरा रिस्क एक और है किसानों को कि उनको मौसम का भी रिस्क है। तो उस पे जो जिस प्रकार से मतलब किसानों को जो है बीमा से जोड़ा जा रहा है, उनको वो उसको और अच्छे से करना चाहिए। और किसानों को मैंने बताया कि अगर उद्योगों से जोड़ा जाएगा, उनको सहकारी समितियों से जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये छोटे किसान, ये 85% किसान, इनके पास इतनी लागत, इनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि जो है ये खुद से किसी उद्योग को कर पाए। इनके पास इतनी भी पूंजी नहीं है कि अपनी फसल को जो है 15-20 किलोमीटर दूर जाके मंडी में बेच आएँ और मंडी वाले से हिम्मत कर पाएँ कि भैया ये इतनी ही कीमत पे एमएसपी चल रही है, तो इसको जो है, उनको एमएसपी शायद पता भी ना हो, एमएसपी की परिभाषा भी ना पता हो। तो यहाँ पर किसानों के लिए जब मैं बात कर रहा हूँ तो उन्हें जैसा कि ऊर्जादाता बनाने की बात होती है, तो हाँ, इसमें यह है कि उनको सोलर पैनल से, उनको विंड एनर्जी से जोड़ना, उनके साथ साथ जो है किसानों को जो मीथेन गैस जो बनती है, जिससे जो क्योंकि जब मैंने एकीकृत खेती की बात करी थी, वो इसीलिए करी थी कि किसान अगर पशुपालन भी साथ में करेगा तो साथ में वो बायोगैस भी बना पाएगा, और उसका जो बचा हुआ वेस्ट है वो कंपोस्ट खाद के तौर पे भी चला जाएगा। किसान अपने खेती से ही, अपने मतलब जो खेती के वेस्ट है उनसे जैसे प्रोडक्ट बना सकता है। जैसे पराली है, पराली से मैं खुद देख के आया, मैं ICR के नास कॉम्प्लेक्स में दिल्ली में गया, वहाँ पर मैंने देखा कि पराली से वहाँ पर उन्होंने थर्माकोल बनाया है। पर तो वैसी चीज़ें किसान भी कर सकता है, वैसी चीज़ों से किसान भी जुड़ सकता है, किसान महिलाएँ भी जुड़ सकती हैं। प्लस किसान को, कृषि को शिक्षा से जोड़ना एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव होगा, कि अभी तक किसानों को कम पढ़ा लिखा या एक हिसाब से महत्व ही नहीं समझा जाता है। उनके फॉर्म जहाँ मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर उनको जो है प्रोसेसिंग से जोड़ा जाए, वहाँ पर उनको साथ में शिक्षा से लैस किया जाए, तभी ये संभव हो सकता है। और इसके लिए नीतिगत और जो है बदलावों की सरकार को सोचने की आवश्यकता है। तो ये एक बेसिक चीज़ पे मैंने बात करी है एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, और ये इस पर आप विचार कीजिए, आपकी जो प्रतिक्रिया हो उसमें आप ज़रूर बात कीजिए। धन्यवाद।